Study Plexity IAS। ज्योग्राफी करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रीवियस डिसीजन, जो अरावली न्यू डेफिनेशन बताया जा रहा था, जो 20 नवंबर को लिया था, उस पर पॉज लगाया, यानी स्टे लगाया है। पूरे मुद्दे को समझेंगे कि कैसे अरावली प्रोटेस्ट शुरू हुआ। एग्जाम में ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और सेंटर के इनिशिएटिव्स को अच्छी तरह से इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के कंटेक्स्ट में कुछ बातें पहले कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीईसी कमेटी बनाई थी, जिसके तहत यह कहा था कि अब एक नया 100 मीटर रूल आएगा अरावली पर, जिसके तहत अरावली श्रृंखला के वैसे पहाड़ जो 100 मीटर से ऊंचे हैं, उन पर माइनिंग अब नहीं की जाएगी। कोई एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी और नया लीजेस भी नहीं प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस मामले में प्रोटेस्ट तेजी से तब बढ़ने लगा जब इस रूल में एक एम्बिग्यूटी दिखा। आप अगर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को देखिएगा तो उसमें यह पाया जाता है कि 8.7% ही ऐसे पहाड़ हैं अरावली के जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। यानी कुल 12,000 पहाड़ है अरावली के, उसमें से सिर्फ 1,048 ही ऐसे पहाड़ है जो 100 मीटर से ऊंचे। इसका मतलब तो साफ यही हो गया कि बाकी के 11,000 पहाड़ पर अब माइनिंग एक्टिविटीज की जाएगी। यही वो एम्बिगुअस क्लॉज है। इसके अलावा अगर कोई दो पहाड़ आपस में 500 मीटर पर है, तभी उसको अरावली श्रृंखला में गिना जाएगा। यानी दो पहाड़ अगर 600 मीटर हुआ तो वो अरावली में काउंट नहीं होगा। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करना होगा, डेफिनेटिव गाइडेंस प्रोवाइड करना होगा और इसके लिए एक स्पेशल पैनल बनाने की आवश्यकता है। 22 जनवरी के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी यह एक स्टे है, अभी भी अरावली पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। 20 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का टेक्निकल प्लान ऑन अरावली को अप्रूव कर दिया था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस गवई थे। लेकिन 3 दिन के बाद चीफ जस्टिस बदल जाते हैं और अभी इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनकी टीम करेगी। आइए पहले अरावली माउंटेन रेंजेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। अरावली माउंटेन्स गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर नई दिल्ली तक फैली हुई है। इसमें प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान और नई दिल्ली एनसीआर के इलाके। पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कहे जाने वाले अरावली का जन्म 2.5 बिलियन ईयर साल पहले हुआ। कहा जाता है उस वक्त इंडिया का जो ये सदर्न पार्ट अभी आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखता है, पेनिनसुलर इंडिया, वह इंडिया के अपर पार्ट से अटैच नहीं था। उससे भी पहले अरावली का जन्म हुआ। आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा कि जब दो कंटिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराते हैं सेम डायरेक्शन में, तो फोल्ड माउंटेन्स का जन्म होता है। तो अरावली भी एक फोल्ड माउंटेन है और यहाँ पर जो दो कंटिनेंटल प्लेट आपस में टकराए थे, पहला तो अरावली कंटिनेंट का प्लेट था और दूसरा सिंगबम प्रोटो कॉन्टिनेंट का प्लेट था। दोनों आपस में टकराए और दोनों के टकराने से पर्वत ऊंचा होता गया। सिमिलर टू हिमालयन थ्योरी जो आप पढ़ते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, वही थ्योरी अरावली पे भी अप्लाई होती। लेकिन वक्त के साथ साथ अरावली का इरोजन होता गया विंड से, जिसकी वजह से इसकी हाइट आज के डेट में जो हमें दिखती है वो काफी कम है। एक टाइम वैसा था जब इसका फॉर्मेशन हुआ होगा 2.5 बिलियन साल पहले, तो अरावली की हाइट ऑलमोस्ट हिमालयस की हाइट के बराबर ही कही जाती है। आइए कुछ अरावली की यूटिलिटी पर बात करते हैं। आखिर यह पहाड़ भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? लोग ध्यान नहीं देते, इसे इग्नोर कर देते हैं, हिमालय को ज्यादा जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप यह समझिएगा कि कैसे अरावली भी सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान वाले रास्ते से या फिर पर्शिया के रास्ते से जो कोल्ड विंड्स आती है उसको कहीं ना कहीं ट्रैप करती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि अरावली के पीछे साइड पर थार डेजर्ट है और थार डेजर्ट से जब डस्ट स्टॉर्म्स आगे की तरफ चलते हैं तो एज ए नेचुरल बैरियर अरावली इनको रोकता है। यानी ये डस्ट स्टॉर्म्स अगर अरावली नहीं होती तो डायरेक्टली दिल्ली, मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल पार्ट पे अटैक करती, जिससे डेजर्टिफिकेशन का खतरा काफी बढ़ जाता। वैसे भी भारत में डेजर्टिफिकेशन का खतरा बहुत ज्यादा है। जो सेमी एरिड लैंड बचे हैं वो भी अब एरिड होते जा रहे हैं। तो अरावली का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और ऐसे कई 11,000 पहाड़ होंगे उन 12,000 में छोटे हिल्स जो भी इस कार्य को करते हैं। इसी कारण पालनपुर गुजरात से लेकर राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली का है, रायसीना हिल्स का पार्ट, वहां तक अरावली यह काम करती है। अरावली का फर्स्ट रोल तो हमने देख लिया था, नेचुरल बैरियर का। यानी एक नेचुरल बैरियर के तहत ये डेजर्टिफिकेशन को रोकती है और साथ ही साथ डस्ट स्टॉर्म्स को भी रोकती है दिल्ली तक पहुंचने के लिए। पहले से ही दिल्ली का हाल बुरा है, आपको पता है एक्यूआई वहां पे किस स्टेज पे जा चुका है। इसके दूसरे रोल में हम देखेंगे कि मॉनसून में कैसे अरावली अपना योगदान प्ले करती है। आपको भी पता होगा कि भारत में जब मॉनसून विंड्स आते हैं तो दो ब्रांचेज से आते हैं। एक है हमारा अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाले मॉनसून जब राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो जनरली अरावली का कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन अरेबियन सी वाला ब्रांच जब अरावली से टकराता है तो ये अरावली के ही पहाड़ हैं जो इन विंड्स को एज ए फनेल शेप में आगे पुश कर देता है। समझिएगा इस चीज को, यहां पर अरावली का पहाड़ है और अरेबियन सी ब्रांच से ये मॉनसून विंड्स मॉइस्चर लेकर आ रहे हैं। अब ये पहाड़ इसको आगे की तरफ पुश कर देगा एज ए फनल शेप में, जिसकी वजह से उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश में अच्छा खासा मॉनसून रेन्स होता है। अगर अरावली नहीं होती तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेन उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एक तरफ से अरेबियन सी मॉनसून विंड्स आ रहे हैं ब्रांच और दूसरा आ रहा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दोनों मिलकर यहाँ टकराता है और इस एरिया में ज्यादा बारिश होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है थर्मल बफर का। आपको भी पता होगा कि अरावली रेंजेस के आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट हैं या फिर टाइगर रिजर्व है, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर का। उसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है और रेनफॉल में भी इजाफा देखने को मिलते रहता है। यही नहीं, इस थर्मल बफर और इकोसिस्टम के कारण यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फौना स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे अगर हम पेड़ की बात करें तो खेजरी ट्री जो राजस्थान का स्टेट ट्री है वो भी यहाँ पाया जाता है। खेजरी ट्री तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तक में मदद करता है जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक थाउ ट्री है वो भी यहाँ पाया जाता है और पलास ट्री भी पाया जाता है। इस इकोसिस्टम के बदौलत क्लाइमेटिक रेगुलेशंस पॉसिबल होता है और दिल्ली जैसे इलाकों में भी ठंडक मिलती है। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट एबू जो राजस्थान में बसा हुआ है, वहां पर अरावली हिल्स काफी ऊंचे हैं और वहां पे रेनफॉल अच्छा खासा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो रेनफॉल कम हो जाता है। यानी यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर जैसे इंडियन फॉक्स हो गए या फिर वल्चर्स हो गए या फिर ये ट्रीज हो गए खेजरी, थाऊ या पलाश, इनकी वजह से क्लाइमेटिक रेगुलेशंस यानी थर्मल बफर इकोसिस्टम इंडिया में बना रहता है। चौथा इंपॉर्टेंट रोल है अरावली का रॉक्स। रॉक सिस्टम यानी अरावली में जो माइनिंग होती है और खासकर ये न्यूज माइनिंग के लिए ही जाना जा रहा है, वहां पर माइनिंग के दौरान ग्रेनाइट रॉक्स, नीस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। लेकिन उन रॉक्स में दरारें होती हैं, क्रैक्स। अब पानी उन क्रैक्स में ठहर जाता है और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर में पानी का रीस्टोरेज संभव हो पाता है। यानी अरावली के इर्द गिर्द बहुत सारे लेक्स आपको मिलेंगे राजस्थान में, जो इन अरावली पत्थरों के क्रैक्स होने के बदौलत ही एक्विफर रीजेनरेशन सिस्टम में मदद करता है। अरावली के इन रोल्स को समझने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि राजस्थान में इतना ज्यादा सेव अरावली प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। यह हमारा कर्तव्य भी है कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ही, जो न्यू अरावली डेफिनेशन थी जिसके तहत 100 मीटर का डिस्प्यूट मैंने आपको समझाया था, उस पर रोक लगाई है, तो उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर भी चेक रखना होगा, क्योंकि जुडिशरी का रोल यही तो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज ए कस्टोडियन गार्जियन का। क्योंकि अगर अरावली पहाड़ खत्म हो जाएगा तो दिल्ली का वेदर और ज्यादा खराब होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने ग्रीन वॉल बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था दिल्ली से लेकर गुजरात, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया गया था। लेकिन समझिएगा कि एक नेचुरल बैरियर नहीं है। ग्रीन वॉल हम आर्टिफिशियल तौर तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एक नेचुरल बैरियर भगवान ने हमें दिया है अरावली के रूप में, अगर उसको ही हम तोड़ देंगे और माइनिंग एक्टिविटीज वहां पर 90% पहाड़ों पर करेंगे तो आने वाले जेनरेशन के लिए डेवलपमेंट
का डेफिनेशन क्या बच जाएगा? क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं? अपने मन में आप खुद ये सोच सकते हैं। इसलिए जरूरत तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को एक टेक्निकल प्लान तैयार करना चाहिए, लेकिन रिवाइज्ड जो एम्बिग्यूटीज है लॉज में उसको रिवाइज करना चाहिए, ताकि माइनिंग एक्टिविटीज पर चेक लगाया जा सके। और अरावली जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, नेचुरल बैरियर है, एक बहुत ही बढ़िया इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है, उसको हम बचा सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स के लिए, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।